नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार के उस फैसले पर जिसके तहत भारत सरकार ने अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को निजी क्षेत्र को उपयोग में देने और उसके जरिए राजस्व की कमाई का एक बड़ा प्लान बनाया है। दोस्तों, बताते चलें कि कुछ दिन पहले भारत सरकार ने अपने पब्लिक सेक्टर के उन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो उसने रेलवे में, हाईवेज में यानी राजमार्गों में, बंदरगाहों में, गैस पाइपलाइन में और बिजली के पावर ग्रिड में जो सृजित किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस को अब प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को उपयोग में देने और उसके जरिए राजस्व की कमाई का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अगले 3-4 सालों में भारत सरकार ने करीब 6 लाख करोड़ रुपए का राजस्व कमाई करने का फैसला लिया है। दोस्तों, बताते चलें कि इस बाबत पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बात के अपने बजट भाषण में ये संकेत दिए थे कि भारत सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के तहत निजी क्षेत्र को जहां उपयोग करने की इजाज़त देगी, वही इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे अपने निवेश का एक तरह से वाजिब रिटर्न और राजस्व की कमाई करेगी। दोस्तों, भारत सरकार के इस फैसले के बाद अलग अलग क्वार्टर से तमाम हमले हुए। विश्लेषण जगत में कई तरीके की एक तरह से इसकी व्याख्या की गई। कहा यह गया कि भारत सरकार अपने संपत्ति को एक तरह से बिल्कुल नीलाम करने जा रही है, उन्हें बिल्कुल सेल करने जा रही है। बताते चलें कि नरेंद्र मोदी की सरकार वैसे भी पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों को डिसइन्वेस्टमेंट करने को लेकर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को स्ट्रेटजिक सेल करने को लेकर और LIC से लेकर के और तमाम बड़ी सार्वजनिक कंपनियों को एक तरह से IPO के जरिए अधिक से अधिक राजस्व वसूली करने को लेकर पहले से ही निशाने पर रही है। बताते चले कि पिछले 3-4 सालों में BPCL, एयर इंडिया को और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को स्ट्रेटजिक सेल में ऑलरेडी डाला हुआ है। भारत सरकार हर साल बजट में डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 1 लाख करोड़ से अधिक का लक्ष्य रखती है। भारत सरकार ने अपनी बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग LIC, जिसका कि इंश्योरेंस के मार्केट में 3/4 हिस्से पर कब्जा है, लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में उसके एक मेगा IPO के लाने का भी प्लान बना रही है। तो कुल मिलाकर के मोदी सरकार जहां इस निशाने पर थी कि यह ताबड़तोड़ अपने परिसंपत्ति का निजीकरण कर रही है, निजी कंपनियों को बेच रही है, और ऐसे में जो ये नया फैसला इंफ्रा सेक्टर के मोनेटाइजेशन को लिया गया, तो उसको लेकर के भी सरकार पर बहुत सारे हमले हुए। दोस्तों, भारत सरकार के इस फैसले पर यह बड़ा जरूरी हो गया है कि भारत सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर, मोदी सरकार के आर्थिक फैसलों के जो मुख्य ट्रस्ट हैं, उसको लेकर इसकी एक फैक्ट शीट तैयार की जाए। दोस्तों, इसका वो एक सारे कोणों से, सारे एंगल से उसका एक ऐसा अर्थ निकाला जाए जिससे ये पता चले कि क्या मोदी सरकार के ये फैसले भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले हैं, या मोदी सरकार का जो अंतर्निहित उद्देश्य है, जो कई मौकों पर यह साफ साफ दिखाई पड़ा है कि यह क्रोनी कैपिटलिज्म कर रही है और कुछ चंद व्यवसायी घरानों, जिसमें कि नाम लिया जा सकता है, जिसमें कि मुकेश अंबानी की रिलायंस, जिसमें कि गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप, इसके अलावा और भी कुछ बड़े ग्रुप, हालांकि बड़े ग्रुप में तो टाटा भी आते हैं और जिन्हें कि भारत के संसद को बनाने का ठेका दिया गया है, लेकिन टाटा समूह पर अभी तक क्रोनी कैपिटलिज्म का अभी तक आरोप चस्पा नहीं हुआ है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार जो पिछले 7 सालों में अपने अनेकानेक फैसलों को लेकर जो लगातार सवालिया निशान पर लगी रही,
अब दोस्तों ये जानना बेहद जरूरी है कि इस मोनेटाइजेशन प्लान, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मोनेटाइजेशन प्लान के तहत 6 लाख करोड़ रुपए की जो उगाही का फैसला मोदी सरकार और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया है, उसके क्या मायने हैं। दोस्तों इस फैसले में एक लाइन जो ये कहा गया है और एक लाइन जो ये दर्ज किया गया है, उस पर हमारे विश्लेषकों ने ज़्यादा गौर नहीं किया, और यदि गौर भी किया तो उसे ज़्यादा एलोबरेट नहीं किया, क्योंकि इस फैसले में भारत सरकार ने यह कैटेगोरिकली कहा है कि भारत सरकार अपने इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को के स्वामित्व को वह जो है ट्रांसफ़र नहीं करेगी, यानी कि रेलवे, यानी कि राजमार्ग, यानी कि गैस पाइपलाइन, यानी कि बंदरगाह, यानी कि पावर ग्रिड, ये भारत सरकार के उन तमाम सार्वजनिक उपक्रमों और मंत्रालयीय उपक्रमों के अगर मातहत चलाए जा रहे हैं तो उनका स्वामित्व जो है बदस्तूर बना रहेगा, और उसे केवल उपयोग की इजाज़त, चाहे वो लीज के जरिए हो या जो है उसके पट्टे के जरिए हो या उसका एक टाइम और टाइम लाइन के जरिए हो, जिसकी की सारी दरें तय होंगी, सारी उसकी मैकेनिज्म और मोडालिटीज़ तय होंगी, और भारत सरकार उसके राजस्व इकट्ठा करेगी। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा ऐतिहासिक आलोक में कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने रेलवे में भी कहीं न कहीं निजीकरण को बढ़ाने का फैसला लिया। एयर इंडिया को जो डिसइन्वेस्टमेंट करने का जो फैसला लिया, वह मनमोहन सरकार में भी उस पर पहल की गई। भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल को जो डिसइन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया गया, तो उसके पीछे कोई कानूनी या उसके पीछे कोई नीतिगत जो है आधार भूमि नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि भारत पेट्रोलियम मुनाफे में चलने वाला 9 रत्नों में शामिल सार्वजनिक उपक्रम था। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थोड़ी भारत सरकार के लिए चिंता का सबब जरूर रही है। एयर इंडिया को तो सुधारने के लाख पहल किए गए, लेकिन उसका नतीजा वही ढाक के 3 पात निकला। भारत सरकार पर बहुत बड़ी देनदारी एयर इंडिया की अलग अलग तरीकों से कर्जे के जरिए, एडवांस के जरिए वो आज भी बनी हुई है। तो भारत सरकार जो ये फैसले ले रही है डिसइन्वेस्टमेंट का, एक तो बात समझ में आती है कि अगर भारत सरकार की लगाई गई पूंजी पर अगर वाजिब रिटर्न नहीं मिलता है, या भारत सरकार के वो उपक्रम अगर वह एक सफ़ेद हाथी की तरह चल रहे हैं, भारत सरकार पर यदि वो बोझ हैं, यदि वो उपक्रम उत्पादकता को और लाभशीलता को नहीं अपना रहे हैं, तो उसके डिसइन्वेस्टमेंट का जो सवाल है वह जायज़ हो जाता है। और कहीं न कहीं नई आर्थिक नीति और उसके मुख्य सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह के कोख से उपजी यह नीति, जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती वाजपेयी सरकार ने भी बहुत तेज दौड़ लगाई, और अब नरेंद्र मोदी भी उस पर काफ़ी तेज दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ दिक्कत ये रही कि भारत की एक सर्वव्यापी समस्या भ्रष्टाचार को लेकर जो इन्होंने क्षेत्र चुना नोटबंदी का, वह भारत सरकार की सारी बनी बनाई और मेहनत से अर्जित की गई अर्थव्यवस्था पर पूरा पानी फेर दी। जीएसटी जो पिछले 1 दशक से बहुत बड़े सुधारों का एजेंडा था, नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना उसकी पूरी तैयारी किए आनन फानन में सुधारों के चैंपियन बनने के चक्कर में उसे उन्होंने लाने की घोषणा कर दी। उससे अर्थव्यवस्था की पूरी कमर टूट गई, और रही सही जो है असर जो है वह कोरोना महामारी के मद्देनज़र देशबंदी को ला करके मोदी सरकार ने कर दिया। देशबंदी तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न साबित हुई, और उसके बाद सबको ये पता था कि इस महामारी से हम किसी सरकार को निशाने पर नहीं ले सकते। सरकार ने जो लॉकडाउन का फैसला लिया, बाद में उससे उसने सबक सीखा, और जब भी ये पेंडेमिक का दौर आया, भारत सरकार ने खुद लॉकडाउन करने के बजाय राज्यों को ये अधिकार दे दिए। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सबक सीख लिया, और इस टेरिटरी में उन्होंने अपने पैर नहीं फैलाए। लेकिन जब किसानों का मुद्दा उठा, तो नरेंद्र मोदी सरकार पर यह साफ साफ दिखाई पड़ा कि जो मांग किसानों की इस सरकार को बिल्कुल मान लेनी चाहिए कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात, लेकिन कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्ट
एग्रीकल्चर फील्ड में आने वाले उद्योगपतियों को इस पूरे एग्रीकल्चर सिचुएशन का फायदा देने के लिए सरकार ने इस मांग की अनसुनी कर दी, इस मांग को नहीं माना। तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर यह बात बिल्कुल चस्पा हो गई कि क्रोनी कैपिटलिज्म से ये अछूती नहीं है और कुछ उद्योगपति इसके क्रोनी हैं। और कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव के मद्देनजर जब इस सरकार ने चुनाव जीतने के लिए एक तरफ कोरोना के दूसरी लहर के प्रति घोर लापरवाही बरती, तो दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से थैली का खेल किया गया, उससे ये साफ साफ जाहिर हुआ कि यह सरकार अपने पॉलिटिकल रियलिटीज में कॉरपोरेट को अपना पिछलग्गू बनाए रखना उच्च प्राथमिकता में रखती है और सरकार के फैसलों से उन्हें लाभान्वित कर किसी न किसी तरीके से बैकडोर से उनसे चंदे प्राप्त कर अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और मजबूत देने का काम करती है। दोस्तों, इस क्रम में यह बताना होगा कि पिछले 2 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे को लेकर कुछ पहल की। कोरोना को लेकर के ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया और उस परिचालन के बहाने कुछ ऐसे खेल और कुछ ऐसे एजेंडा लेकर भारतीय रेलवे में यह सरकार लेकर के आई, जिसके तहत जितने वेलफेयर मेजर्स थे रेलवे के वो समाप्त कर दिए गए। जितने समाज के वल्नरेबल तबकों से लेकर सेना से लेकर सीनियर सिटीजन से लेकर मीडिया नवीसों से लेकर जो उनको हर साल 800 करोड़ की रियायतें दी जाती थी, उस कोरोना पेंडेमिक के बहाने और रेलवे की बंदी के बहाने वापस ले लिया गया और उन ट्रेनों को इंट्रोड्यूस किया गया जो कहीं ना कहीं वो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर के तहत चलाई जाने वाली ट्रेनें थीं, जिसमें कि जो नए कोचों वाली जो ट्रेन थी, नए किरायों वाली, जिसमें कि केवल राजधानी ट्रेन चलाए जा रहे थे, जिसमें कि केवल एसी क्लास के ट्रेन चलाए जा रहे थे, जिस ट्रेनों से भारत सरकार को ज़्यादा मोटा मुनाफा मिल रहा था। तो एक तो सामान्य लोगों के लिए ट्रेनें बंद कर दी गई और यह फैसला लिया गया कि 110 ट्रेन, फिर किसी और संख्या में ट्रेन, कोई और रेलवे का सेक्टर, उसमें निजी क्षेत्र को इजाज़त दी जाएगी। दोस्तों, उस दौरान जब रेलवे के निजीकरण की बात हुई थी तो मैंने अपने कार्यक्रम में ये कहा था कि देश में निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का जो ये कदम है वो कोई नया कदम नहीं है। इसका इतिहास करीब अब 3 दशक होने जा रहा है। 1991 में नई आर्थिक नीति के सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ने जो फाउंडेशन तैयार किया, कमोबेश उस पर सारे राजनीतिक दल आगे चल रहे हैं और उसके तहत भारतीय रेलवे में जो अनेकानेक समस्याओं से ग्रसित है, अगर निजीकरण का फैसला ये सरकार ले रही थी तो उसके लिए एक नीति बनाई जानी थी, उसके लिए रेलवे में एक रेगुलेटर बनाया जाना था, उसके लिए रेलवे में एक किराया प्राधिकरण लाया जाना था, उसके तहत रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को राजस्व हिस्सेदारी के नियम के तहत, रेवेन्यू शेयरिंग नियम के तहत या राजमार्गों के BOLT के तहत के बिल्ड ऑपरेट लीज एंड ट्रांसफर नीति के तहत रेलवे में भी प्राइवेट सेक्टर को बुलाया जाता। लेकिन इन्होंने रेलवे में प्राइवेट सेक्टर को बैकडोर एंट्री दी, जिसके आगे कई सारे सवालिया निशान थे। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि मेरी ये किताब व्यवस्था परिवर्तन एक विमर्श, इसमें मैंने करीब 4 साल पहले ये क्लियर लिखा है भारतीय रेलवे को लेकर कि भारतीय रेलवे में 1 लाख किलोमीटर और ट्रैक बनाए जाएं और प्राइवेट सेक्टर को रेवेन्यू शेयरिंग के जरिए उनके निवेश लिए जाएं। भारत सरकार अपने तरीके से, चूंकि उनके मंत्री और उनके ब्यूरोक्रेट ही उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज्ञान के भंडार हैं, सबसे बेहतर वही सलाहें दे सकते हैं, ये कहीं से भी समाज के और देश के अलग अलग कोटरी से और अलग अलग कोनों से सलाह नहीं लेते। चूंकि एक बतौर पत्रकार जब मैंने पुराने रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को जब अपनी कुछ बातें कहीं तो वो सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम बाहर से कोई सुझाव और सलाहें नहीं लेते हैं। और आज जब भारतीय रेलवे का मंत्रालय एक निहायत ब्यूरोक्रेट को मोदी सरकार ने जब थमाया है, तो वह रेल मंत्री अभी कुछ ही दिन पहले एक फैसला लेते हैं बिना किसी नीति के तहत कि अब सरकार रेलवे मंत्रालय निजी सेक्टर को भी रेलवे ट्रैक बिछाने की एक तरह से प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों, चूंकि आज ये मुद्दा
इस भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मौद्रिकीकरण का है, मोनेटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मोनेटाइजेशन प्लान पर है, और उसका सबसे पहला बिंदु वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय रेलवे में इस निजीकरण को लेकर के वो पॉलिसी रिजीम क्यों नहीं लाई जाती जो हमने टेलीकॉम में लाया, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में लगाया, कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, पब्लिक और प्राइवेट के लिए एक बराबर जगह हो। प्राइवेट प्लेयर यदि आते हैं तो टेलीकॉम की तरह वो भी लाइसेंस फीस देंगे, प्राइवेट प्लेयर आते हैं तो वे एक किराया प्राधिकरण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बराबर ही किराए लेंगे। प्राइवेट सेक्टर अगर रेलवे ट्रैक पर निवेश करते हैं तो उनकी रेवेन्यू शेयरिंग वैसे ही होगी जिस तरीके से टेलीकॉम और हाईवेज में हो रही है। तो अगर नीति सम्मत, अगर कानून सम्मत और पूरे विवेकशीलता के साथ सरकार अपने परिसंपत्ति का अगर वाजिब रिटर्न चाहती है, उसकी लाभदायकता चाहती है, तो इसमें गलत नहीं है। लेकिन सरकार की बदनीति तब झलक जाती है कि वह बिना किसी नियमन के, बिना किसी प्राधिकरण के, बिना किसी एक ठोस पॉलिसी के जब वह निजी सेक्टर को लाती है और अपने खास पसंदीदा कॉरपोरेट के लिए अघोषित रूप से परिस्थितियां निर्मित करती हैं, उनके लिए रास्ता क्लियर करती हैं। और ये आरोप इसलिए दमदार हो जाता है कि इन क्रोनी कैपिटलिस्ट की इस कोरोना लॉकडाउन में भी जो उनका मुनाफा, जो उनका कारोबार और उनका जो शेयर बाजार में विस्तार हुआ है, वो एक तरह से अचंभित कर देने वाला है। जब पूरी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन में बंद पड़ी है, सरकार अपने राजस्व के लिए तरस रही है, अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं जुटा पा रही है, और इन कॉरपोरेट महारथियों के जो मुनाफे हैं वो दिन दुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। और ऐसे में भारत सरकार का फैसला अगर इस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ाता है तो कई सारे दोस्तों सवालिया निशान उठते हैं। दोस्तों, हम उन विश्लेषकों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं जो बड़े क्रूड अर्थों में कहते हैं कि भारत सरकार अपना सब बेच रही है, भारत सरकार जो है पूंजीपतियों के हाथे गिरवी रख रही है। ऐसे विश्लेषकों को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा 75 सालों का भारतीय अर्थव्यवस्था का निजाम रहा है, कैसे उसमें पब्लिक सेक्टर, तमाम पब्लिक सेक्टर और तमाम पीएसयूज सफेद हाथी की तरह पोसे गए हैं। जनता के करों के पैसे से लाखों करोड़ों का जो है नुकसान सहा गया है। किस तरीके से जो व्हाइट कॉलर वर्ग है वो मालामाल हुआ है और देश का बहुसंख्यक तबका अवसरों से भी वंचित रहा है, न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित रहा है, और वो तमाम लेबर वेलफेयर के प्रावधानों से भी महरूम रहा है। तो क्या हम पब्लिक सेक्टर के बहाने कुछ चंद एलिटों को पूरे एक तरह से इस सिस्टम में मजे करने की इजाजत दें और उसे समाजवाद और वामपंथ के दलीलों के सामने अनसुना कर दें? जब हम कहीं ना कहीं शोषण के खिलाफ, अवसर की असमानता के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर श्रमिकों के बीच के फासले के खिलाफ जब हम बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारों को न केवल अपनी परिसंपत्ति का वाजिब रिटर्न लेना चाहिए, बल्कि अपना वो जो तमाम उनके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, हम चाहेंगे कि मोदी सरकार अगर सचमुच ईमानदार है तो अपने परिसंपत्ति के साथ साथ अपने 70 लाख वर्क फोर्स की पूरी ऑडिट करे, जिन्हें हर 10 साल पर वेतन आयोगों के जरिए उनके वेतन दोगुने तुगुने हो जाते हैं, जिनके काम की कोई प्रोडक्टिविटी तय नहीं होती, जिनका इनपुट और आउटपुट में बैलेंस नहीं होता, जिनके लागत और खर्चे में जो है कोई संतुलन नहीं होता, जिनके की व्यावसायिक गतिविधियों का एक तरह से वाजिब जो है रिटर्न नहीं मिलता, जिनके सामाजिक गतिविधियों की कोई ऑडिट नहीं होती, और तमाम कल्याणकारी योजनाएं, तमाम भारत सरकार की राहत योजनाएं एक तरह से उसी बात की ओर ले जाती हैं कि 100 में 85 पैसे का नुकसान हो जाता है और जनता के पास केवल 15 पैसे पहुंचता है। जिस बात का उद्घोष विगत में स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था और आज की भी वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों, कहीं से भी भारत सरकार अपनी परिसंपत्ति का उपयोग अगर दूसरे को करने की इजाजत देती है और उसके जरिए वो किराया या राजस्व प्राप्त करती है,
तो ये अर्थव्यवस्था के लिए भी विन विन सिचुएशन है। भारत सरकार की राजस्व का वैसे ही इस कोरोना काल में बेहद संकुचन हो गया है। सरकार के पास तमाम देनदारियां हैं, तमाम जिम्मेदारियां हैं, और उसे अगर वेलफेयर स्टेट बनना है तो तमाम तरीके आमदनी के भी ढूंढने होंगे। और आनन फानन में भारत सरकार ने अपनी आमदनी के लिए सारी गाज उसी पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाई है, जिस पर हमारी विगत की सरकारें भी केवल उस पर निर्भर रहती आईं। और आज मोदी सरकार भी जीएसटी के रिजीम में, पेट्रोलियम उत्पादों के मार्केट रिजीम में भी एक तरह से इनके दाम को काफ़ी ऊंचा रख रही है, उत्पाद कर बढ़ाकर, सीमा शुल्क बढ़ाकर और राज्यों के द्वारा उनकी बिक्री कर बढ़ाकर। तो ऐसे में पेट्रोलियम की ये महंगाई हमारी अर्थव्यवस्था को चौतरफा नुकसान कर रही है, मुद्रास्फीति बढ़ा रही है, जो उससे जुड़े तमाम उद्योग हैं वो उससे हतोत्साहित हो रहे हैं और आम जनता त्राही त्राही कर रही है। और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो पेरेनियल 12 मासी समस्याओं से ग्रसित रहता है, वो इतने महंगे डीजल की वजह से उन्हें जो है एक तरह से नाको चने चबाना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये मोनेटाइजेशन का प्लान अगर भारत सरकार को लेकर के आई है तो उसमें उसकी पूरी मोडालिटी और पूरी मैकेनिज्म तैयार करने में पूरी ईमानदारी दिखाए और इस बात को प्रदर्शित करे कि भारत सरकार के वो तमाम कॉरपोरेट जिन्होंने अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट लगाए हैं कि वो अपने इंडस्ट्री को चला सकें, और यदि वो उस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने के बदले भारत सरकार के अनयूज्ड या बिना प्रयोग किए इंफ्रास्ट्रक्चर का यदि वो उपयोग कर रहे हैं तो वह एक अच्छी बात है। लेकिन मोदी सरकार ने अपने तमाम फैसलों के जरिए पिछले 7 साल में जो अपनी विश्वसनीयता में जो गिरावट लाई है, जो उसकी विश्वसनीयता का संकट बढ़ा है कि यह सरकार न जाने कब किस कॉरपोरेट को क्रोनी कैपिटलिस्ट बना देगी, कब जो है ऐसा फैसला देगी कि वो इनडायरेक्टली किसी न किसी कॉरपोरेट को बेनिफिट कर रहा होता है। चूंकि रेलवे को लेकर के अभी कोई पॉलिसी रिजीम नहीं आई है, कोई इसके निजीकरण को लेकर कोई नियमन प्राधिकरण और किराया प्राधिकरण नहीं बना है, और यदि मोनेटाइजेशन प्लान के बहाने अगर इस सरकार का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, कोई गंदा इंटरेस्ट हो, तो दोस्तों बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। दोस्तों हम उनमें से नहीं हैं कि हम मोदी सरकार की 12 मासी और 24 घंटे केवल आलोचना की जो है धुन बजाते रहें। हमें मेरिट के आधार पर और डिमेरिट के आधार पर उनके हर फैसलों को देखना पड़ेगा। जहां मोदी सरकार ने अपने आगमन के बाद कई फंडामेंटल्स जो है अपनी तमाम योजनाओं के जरिए ठीक किए, चाहे वो धन धन हो, जन सुरक्षा हो, या सौभाग्य योजना हो, या फिर जो है गैस बांटने वाली जो योजना हो। तो ये जो योजनाएं हैं गैस देने वाली और बिजली का कनेक्शन देने वाली, ये फंडामेंटली मजबूत करने वाली योजना थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि 4-5 जो भयानक गलतियां मोदी सरकार ने की हैं, यदि अपने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को वह निजी सेक्टर के लिए देना भी चाहती हैं, अगर वो पारदर्शी नहीं हुआ, अगर वो नीति सम्मत और नियम सम्मत नहीं हुआ, अगर वो लोगों को कन्विंसिंग नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की अब तक बनी ये अविश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर सरकार को केवल अपने सांप्रदायिक एजेंडे के आधार पर अपने पॉलिटिकल रिजीम को मजबूत करने का एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा। दोस्तों, कोरोना काल निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही ये संगीन काल है। सरकारों को राजस्व चाहिए, लेकिन सरकारों को साफ साफ तरीके से, सही नीयत से अपने इरादों को, अपने मंसूबों को लोगों के सामने बताना पड़ेगा। अन्यथा केवल मैनेज करके अपने भक्तों के हुजूम के जरिए, सोशल मीडिया के दुरुपयोग के जरिए और अपने उन दोस्त टीवी चैनलों के जरिए केवल राम धुन बजा करके और केवल मोदी की माला बना करके आप जो है जनता को, इतनी व्यापक जनता, इस 130 करोड़ जनता को हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन प्लान को लेकर के मोदी सरकार को बिल्कुल सही नीति और सही नीयत को प्रदर्शित करना होगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं ये कार्यक्रम अब समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सुलगते सवाल पर और बिलखते बवाल पर मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद,
गुड बाय, शब बखैर।